Hey guys, संजीव here. Welcome back to my channel. और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 7th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि फैंग भैया और यूनर मैडम दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे, जिसे देखकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं. फैंग भैया को ये टेंशन हो रही थी कहीं उनके दुश्मन यूनर मैडम को टारगेट ना बना ले, और यूनर मैडम को ये टेंशन हो रही थी कि फैंग भैया के सारे दुश्मन उन पर मिलकर हमला ना कर दें. इसलिए दोनों तुरंत ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं. वहाँ दूसरा जाते जाते यूनर मैडम को एक एप्पल दिख जाता है. ये था वाइटलिटी एप्पल, जो एक बहुत ही ज्यादा रेयर खजाना था. और ये कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 500 साल पुराना एक ट्रेजर था जो बहुत ज्यादा कीमती था. इससे तो मैम कदापि नहीं छोड़ सकती थी. इसलिए इसे हासिल करने के बाद मैडम तुरंत फैंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते. लेकिन फिर से चलते चलते उन्हें एक और ट्रेजर मिल जाता है. मैडम उसे भी नहीं छोड़ती और उसे हासिल करने के बाद फिर से फैंग को ढूंढने के लिए चल पड़ती है. लेकिन फिर से चलते चलते यूनिट मैडम को एक और ट्रेजर मिल जाता है. और ऐसे जगह जगह पर यूनिट मैडम को तरह तरह के ट्रेजर मिलने लगते हैं, जिससे देख तो यूनिट मैडम खुशी से बावली हो जाती है. और इसी खुशी के मारे मैडम तो फैंग के बारे में पूरी तरह भूल ही जाते हैं. वहाँ दूसरा गुआनली और उसके तीनों साथी एक ही जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं, जिसे देख कर गुआनली खुश हो जाते हैं. भाई साहब को लगने लगता है कि ऊपर वाला है उन पर मेहरबान, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके ले सके फैंग भैया की जान. तभी अचानक उसके एक साथी की नजर पास ही के मौजूद एक ट्रेजर पर पड़ती है. लेकिन जैसे ही वो उसे लेने ही वाला था, वो ऑनली उसे घूरते हुए कहते हैं, अबे साले, अगर तूने फैंग को मारने से पहले किसी भी ट्रेजर को हाथ भी लगाना तो मैं तुझे यहीं पर काट कर रख दूंगा. ये सुनकर भाई साहब सहम जाते हैं. इसके बाद वो सभी मिलकर निकल पड़ते हैं फैंग भैया को ढूंढने के लिए. दूसरा शहन और उसके दोनों साथी भी एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे. शहन को तो ये सभी खजाना ढूंढने में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था. उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने भैया से डिशुम करना था. इसलिए वो अपने दोनों साथियों पर ट्रेजर ढूंढने की जिम्मेदारी दे खुद चल पड़ते फैंग को ढूंढने के लिए. तब उसके दोनों साथी पूछते हैं, सीनियर शैन, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? ये सुनकर शैन उन्हें घूरते हुए कहता है, अबे साले, तुम दोनों क्या कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ? ये सुनकर वो दोनों सहम जाते हैं, क्योंकि उनके लिए शैन नहीं था एक मानव, वो था इंसानी रूप में एक दानव. और तो और उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि शैन के अंदर से एक पावर बर्स्ट हो रही थी, जो चीख के इस बात की गवाही दे रही थी कि वो बहुत जल्दी डिवाइन गेट रियलम में पहुंचने वाला है. यही बात उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी कि जब शैन भैया इंस्टिंक्चुअल रियलम में होने के बाद ही सबकी फाड़ डालते थे, तो क्या होगा जब ये खुद डिवाइन गेट रियलम में पहुंचेंगे. दूसरा अपने फैंग भैया किसी पागल प्रेम की तरह लगातार यूनर मैडम को ढूंढने जा रहे थे. और ढूंढते उन्हें आखिर यूनर मैडम की आवाज आ ही जाती है, माय बेबीज, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? जल्दी जल्दी मेरे पास आओ. ये सुनकर फैंग भैया खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूनर मैडम उन्हें ही ढूंढ रही है. इसलिए वो खुशी से अपने मुंह से लार टपकाते हुए तुरंत उस तरफ जाने लगते हैं. लेकिन वहाँ पर जाते ही उनके अरमानों के हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े, क्योंकि उनकी यूनर मैडम देख भी नहीं रही थी उनके मुखड़े. वो तो मस्त ट्रेजर ढूंढने में लगी हुई थी. ये देखकर फैंग भैया थोड़ी दुखी हो जाती कि यूनर मैडम उनके बारे में पूरी तरह से भूल गई. लेकिन जब वो यूनर मैडम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल को देखते हैं, तब उनका दुख तुरंत ही गायब हो जाता है और वो लगातार यूनर मैडम को ही निहारने लगते हैं. लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहे थे, उसी वक्त ग्रीन वुड का एक बंदा तुरंत उन पर एक जानलेवा हमला कर देता है. और ये देखकर फैंग भैया की तो पूरी तरह से अटक जाती है. वो तुरंत ही उस बंदे को दबोच लेते हैं और यूनर मैडम की नजर से दूर ले जाती है. इससे यूनर मैडम को थोड़ी सी आवाज तो आती है, लेकिन वो इन सभी चीजों को भूलकर फिर से अपने काम में लग जाती है. दूसरा जिस बंदे को फैंग भैया ने दबोचा था, वो बंदा फैंग भैया को धमकी देने लगता है, अबे अगर मैं मरा ना तो तू भी मरेगा. लेकिन फैंग भैया उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं, एक लड़का होने की वजह से, एक आदमी होने की वजह से तुम्हें एक बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि तुम्हें कभी भी एक लड़की के मूड को खराब नहीं करना चाहिए. इसके बाद फैंग भैया सीधे उसे टपका देते हैं. उसे टपकाने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं गुआनली और उसके दोनों साथी. आते ही वो अपने भैया के लिए ताली बजाने लगते हैं. वाह भाई वाह, तू सच में ताकतवर है, लेकिन क्या तू हम तीनों को एक साथ संभाल पाएगा? इतना कहती वो तीनों ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन फैंग भैया उन्हें तुरंत रोक देते हैं, अरे भाई ठहर जा,
इतनी भी क्या चूल मचे मुझसे लड़ने की तुझे? लड़ने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि आवाज नीचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूनर इससे जरा भी परेशान हो। पहले तो गुआनली को लगा था कि फेंग भैया उनसे जान की भीख मांगने वाले हैं, लेकिन ये सुनकर गुआनली तो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपने दोनों साथियों से उन पर हमला कर देता है। लेकिन फेंग भैया के लिए तो वो दोनों किसी मक्खी की तरह थे, इसलिए वो भी उन दोनों को किसी मक्खी की तरह मार देते हैं। और फेंग भैया को अपने दोनों साथियों को ऐसे ही पल भर में मारते देख गुआनली की तो घिक्की बन जाती है। लेकिन उसे तो किसी भी हालत में अपने फेंग भैया को मारना ही था, नहीं तो एल्डरली उसे छोड़ते नहीं। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए फेंग भैया पर हमला कर देता है। इस बात से तो फेंग भैया की फिर से अटक जाती है, क्योंकि उन्हें कहा था कि आवाज नीचे, लेकिन इस बंदे ने तो अपने कान में रुई ठूस कर रखी है। वो समझ गए थे कि यह बंदा लातों का भूत है, बातों का नहीं, इसलिए वो भी उसके साथ वही सलूक करते हैं। वो तुरंत उस पर एक लात जड़ देते हैं और फेंग भैया की एक ही लात से उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। उसे तो डर इस बात से लग रहा था कि वो फेंग भैया के मुंह को देख भी नहीं पाए थे। तभी फेंग भैया फिर से उसके पास आते और फिर से उसे एक झापड़ मारने के बाद यूनर मैडम की तरफ इशारा करके उसे समझाने लगते हैं, जरा देखते कितनी प्यारी हंसी को, क्या तू उसे बर्बाद करना चाहता है? वो हमेशा मेरे लिए चिंता में रहती है, लेकिन आज मैं पहली बार उसे इतना हंसते हुए देख रहा हूँ। इन भाई साहब को तो अपनी थोड़ी पर कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ी थी, इसलिए उनकी बत्ती जल बुझ रही थी और इसी वजह से फेंग भैया की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। और इसी बात पे फेंग भैया की फिर से अटक जाती है, इसलिए वो उसे फिर से बजाने लगती है। वहाँ दूसरा जहाँ यूनर मैडम नए नए ट्रेजर मिलने की खुशी में नाचे जा रही थी, वहाँ दूसरा फेंग भैया गुआनली को मस्त बजाए जा रहे थे। आखिरकार मार खाते खाते गुआनली को समझ में आ गया था कि वो अपने फेंग भैया के सामने कोई मैच नहीं था, इसलिए वो एल्डरली के दिए हुए स्क्रॉचिंग पिल को खाने लगता है। लेकिन भाई साहब को मार इतनी बड़ी थी कि वो पिल खाना भी उसे पहाड़ उठाने जैसा लग रहा था, इसलिए इससे पहले वो उस पिल को खाता फेंग भैया तुरंत उस पर एक जड़ देते हैं और फेंग भैया की इस आखिरी बार से गुआनली सीधा टपक जाता है। वहाँ दूसरा फेंग भैया को ग्रीन उठ सकते 4 बंदे को बस ऐसे ही खत्म करते देख एल्डर वोंग तो भचक्के रह जाते हैं। एल्डर वोंग तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ दूसरा एल्डरली तो गुस्सा बावला हो जाता है। वो तो अपने फेंग भैया को और गुआनली को गाली देने लगता है, साले मैंने कहा था कि जब भी उस कुत्ते को देखे तभी उस पिल को खा ले, लेकिन उसने मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और फेंग भैया की बेइज्जती तो देख लीडर साहब तो गुस्से से एल्डरली को घूरते हुए कहते हैं, अबे साले अपने जुबान पे अभी लगाम लगा, नहीं तो। ये सुनकर एल्डरली चुप हो जाते हैं। वहाँ दूसरा ग्रीन उर्स के 4 बंदे को खत्म करने के बाद फेंग भी देखने लगती कि आखिरकार उनके पास कौन कौन से ट्रेजर मौजूद है। लेकिन ट्रेजर का नाम सुनते ही यूनर मैडम के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत फेंग की तरफ भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हे सभी ट्रेजर्स मेरे हैं, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहते कहते भागते हुए फेंग भैया को झटकते हुए सीधा ग्रीन उर्स के उन सभी बंदों को टटोल लगते कि उनसे आखिरकार मिलता तो मिलता क्या है। और यूनर मैडम को उन्हें ऐसे इग्नोर करते देख फेंग भी दुखी हो जाते हैं। वो सोचने लगती कि क्या यूनर मैडम सच में उन्हें भूल गई है। तभी यूनर मैडम की नजर अपने फेंग भैया पर पड़ती है और फेंग भैया को देखते वो खुशी खुशी उनकी तरफ आने लगते हैं, जिसे देख कर फेंग भैया भी उनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन अचानक से यूनर मैडम उन्हें झापड़ मारकर हटा देती है और कहती है, देखो फेंग तुमने ये क्या किया, तुमने एक हाई क्वालिटी हर को लगभग खराब ही कर दिया। ये देखकर फेंग भैया फिर से दुखी हो जाती है। वो यूनर मैडम से पूछती है, यूनर क्यों सच में ये हर तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा कीमती है? यूनर मैडम तुरंत इसमें हामी देते हैं। इसे सुनकर जब फेंग भैया दोबारा दुख के सागर में डूबने ही वाले थे, तब यूनर मैडम तुरंत उन्हें अपने पास खींच लेती है और बड़े प्यार से कहते, ना 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 मैं तो मजाक कर रही थी, तुम हमेशा मेरे डियरेस्ट अप्रेंटिस रहोगे। ये सुनकर फेंग भैया फिर से पिघल जाते हैं। वहाँ दूसरा भी यूनर मैडम तो मनी मन बस एक ही बात सोच जा रही थी कि अगर फेंग भैया को पता चला कि ट्रेजर ढूंढते ढूंढते वो लगभग उसके बारे में भूल ही गए हैं, तो तब तो फेंग भैया बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। फिर जी भर के गले मिलने के बाद यूनर मैडम दिखाती है कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या हासिल किया। और जब फेंग भैया यूनर मैडम के हासिल की हुई चीजों को देखती है तब तो उनके होश होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यूनर मैडम के पास 100-200 साल 100-200 या 500 साल नहीं बल्कि 1000 साल पुराने हर्ब भी मौजूद थे। उनमें से तो जिनसिंग किंग नाम का एक ऐसा भी हर्ब मौजूद था जो मरते हुए इंसान को जिंदा बचा सकता था। ये देखकर फेंग भैया समझ जाते कि यूनर मैडम ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो सच में बहुत ज्यादा कीमती चीज ढूंढ रहे थे, इसलिए वो उन्हें देता है फुल इज्जत। असल बात तो ये थी कि यूनर मैडम अपने से ज्यादा इन सभी हर्ब को फेंग भैया के लिए कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर मजबूत बनना है तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और जब यूनर मैडम को मौका मिला था कि फेंग भैया के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने का, तो वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दीवाने थी। और दूसरा फेंग भैया भी तैयार हो जाते यूनर मैडम के साथ हर्ब ढूंढने के लिए, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। ये ऑरा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो तुरंत यूनर मैडम से कहती है,
यूनर तुम वहाँ ढूंढने जाओ, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने वहाँ पर कुछ प्रेशियस हर्ब देखे थे। जिसे सुनकर तो यूनर मैडम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं कलेक्ट किया। तभी फैंग भैया बड़ी प्यार से कहते हैं क्योंकि तब मेरा फोकस सिर्फ तुम थे यूनर, वो कहते हैं ना एप्पल ऑफ आई, वही वाला। ये सुनकर यूनर मैडम तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फैंग भैया को जानने देते हैं। लेकिन यूनर मैडम नहीं थी इतनी भी भोली, वो समझ जाते हैं फैंग भैया की सारी झूठी बोली। उन्हें समझ में आ जाता कि फैंग भैया ने जानबूझकर उन्हें यहाँ से दूर भेजा है, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि अगर फैंग भैया की जान पर बनाई तो वो अपनी जान देखकर भी उनकी जान बचाएंगी। दूसरा फैंग भैया को जो स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा था वो किसी और का नहीं, वो था शैन भैया का। सामने आते ही शैन भैया हंसते हुए फैंग भैया के सामने एक धमाकेदार एंट्री करते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा फैंग भैया और शैन भैया दोनों को आमने सामने देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि फैंग भैया और शैन भैया दोनों ही सबसे ताकतवर कंपीटेंट थे, इसलिए सभी देखना चाहते थे कि उन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था। दूसरा दोनों भैया भी एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों भी इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी ताकत आजमाने का। फैंग आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो चलो हो जाए। तभी फैंग भैया भी कहते हैं हाँ शैन तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे पहले किसी और ने मुझे ढूंढ लिया। तभी शैन भैया की नजर ली गुआंग और उसके सभी साथियों पर जाती है, जिसे देखकर वो उन्हें धुतकारते हुए कहते हैं ये सभी तुम्हारी ताकत का बिल्कुल भी लायक नहीं है, आओ मुझसे दो हाथ करो। फैंग भी स्वामी देते हैं, इसलिए दोनों ही अपने मसल स्ट्रेच करने लगता है एक बड़ी सी फाइट के लिए। और जैसे ही दोनों तैयार हो जाते हैं शैन भैया तुरंत ही फैंग भैया पर हमला कर देता है क्योंकि पहले वो उनके फिजिकल पावर को टेस्ट करना चाहते थे। फैंग भैया भी वही करते हैं और वह दूसरा फैंग भैया को ऐसा करते देख एल्डर वोंग तो बस हिलाते रह जाते हैं। यह बच्चा वैसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये इसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी क्योंकि सभी को पता है कि शैन फिजिकली कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है। एल्डर ली और एल्डर रैन का भी यही मानना था। इन लीडर्स तो बड़े आराम से मुस्कुराए जा रहे थे और मुस्कुराते भी क्यों नहीं, ताकत के मामले में यहाँ पर सबसे बड़े जानकार वही थे। इसलिए जब फैंग भैया ने एक एल्डर के हमले को अपने फिजिकल पावर के दम पर रोक लिया था तभी उन्हें फैंग भैया की फिजिकल पावर का पूरा अंदाजा हो गया था। और जैसा कि उन्होंने उम्मीद किया था, ना सिर्फ फैंग भैया ने शैन को फिजिकल पावर के मामले में टक्कर दी थी बल्कि उसे तो पीछे ढकेल भी दिया था। ये देखकर तीनों एल्डर्स के तो होश वोश उड़ चुके थे। दूसरी तरफ शैन भी अपने भैया की फिजिकल पावर को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, इसलिए अब वो फैंग भैया पर अपनी पूरी ताकत आजमाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले थे। इसलिए तुरंत ही उन्होंने अपनी गिल्ड बॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। ये वही टेक्निक थी जिसकी वजह से फैंग भैया ने एल्डर रैन के हमले को रोका था। खुशकिस्मती से फैंग भैया ने भी इसे मास्टर कर लिया था, इसलिए वो भी तुरंत इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। और जैसे ही उन दोनों के हमले एक दूसरे टकराते हैं लोहे के लोहे टकराने जैसी आवाज आती है। इस बार उन दोनों की टकरार इतनी ज्यादा भयानक थी कि चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव फैल जाती है जो पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा था। इस शॉकवेव के दौरान चारों तरफ मौजूद जमीन और पेड़ पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। और इतने घमासान युद्ध को देखकर यूनर समझ जाते कि क्यों फैंग भैया ने उन्हें से दूर रहने को कहा था, क्योंकि अभी भी वो ऐसे लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। और फैंग भैया की ऐसी ताकत को देखकर एल्डर वोंग, एल्डर ली, एल्डर रैन तीनों का शौक तो अब महाशौक में तब्दील हो गया था, क्योंकि उन्होंने वज्रा सेक्ट के शैन के बारे में बहुत ज्यादा सुना था कि वो लगभग फिजिकली इनक्रेडिबल है और उसके सामने किसी भी इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर का टिकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब फैंग भैया को ऐसे शैन को कड़ाके की टक्कर देते देख तीनों एल्डर्स के तो होश वोश उड़ चुके थे। लेकिन लीडर्स वो तो बस मुस्कुराए जा रहे थे, मानो इशारा में कह रहे हो अब इंस्टिंक्चुअल रिलम में क्या है कोई माइकल आल जो अपने फैंग भैया के सामने टिक भी पाए। और दूसरा लड़ते लड़ते वो दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे, लेकिन अभी भी उन दोनों का जोश ठंडा नहीं हुआ था। और शैन भैया तो फैंग भैया को हरा ना पाने की वजह से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अपने पावर के ऐसे ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बाद उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला था ऐसे पावरफुल वॉरियर से टकराने का और अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल करने का। लेकिन आज जब उन्हें ये मौका मिला तब वो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाले थे। अब शैन भैया पूरी तरह से फैंग भैया को अपने ही लेवल का मान चुके थे, इसलिए वो उन्हें देते हैं फुल इज्जत और उनकी दिल खोल कर तारीफ करते हैं। फैंग भैया भी उसकी तारीफ को लेते हैं और कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता तुम अपने वादे को पूरा कर पाओगे और मेरा सिर काट पाओगे। ये सुनकर शैन भैया सीरियस हो जाते हैं। ये हो सकता है कि वो अपने भैया की पूरी रिस्पेक्ट करता हो और उसे अब मानना नहीं चाहता हो और उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हो, लेकिन असल बात तो है कि वो है एक वीर और उनकी बात है पत्थर की लकीर।
वो अपनी बातों से किसी भी हालत में मुक्करने नहीं वाले थे, इसलिए वो फिर से तैयार हो जाते फैंग भी से एक घमासान युद्ध करने के लिए। लेकिन जब वो दोनों लड़ाई शुरू करने ही वाले थे तभी वहाँ पर आ जाते मोलिंग और उसके कुछ साथी, जो देखकर दोनों भैया इनसे पूछते हैं, अबे तुझे क्या चाहिए? तभी मोलिंग कहता है, चिंता मत करो शानचैन, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़े करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी फैंग को मारना चाहता हूँ। मोलिंग की ऐसी हरकत को देखकर एल्डर वंग तुरंत पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है मास्टर जाओ, ये आपके सेट से है ना? ये सुनकर तो लीडर जाओ की बोलती बंद हो जाती है, होती भी कैसे ना। एक बंदा था फैंग जो उनके सेट का नाम ऊंचा कर रहा था, और ये एक बंदा है मोलिंग जो उनके सेट का नाम सभी के सामने नीचा कर रहा था। उन्हें तो गुस्सा आना ही था, हालांकि उन्हें ये पता था कि फैंग भैया के सामने मोलिंग का कोई मैच नहीं, लेकिन उन्होंने तो अपने मन में सोच लिया था कि मोलिंग की वजह से अगर फैंग भैया को कुछ भी हुआ तो वो मोलिंग को ऐसे सजा देंगे जिसकी उसे पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। गाइस, आपको क्या लगता है कि अपने फैंग भैया अभी बहुत बड़ी मुसीबत में? ना 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 ना, कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, जिससे तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि एक ही बार में आपको सब कुछ नहीं बता सकता गाइस, सस्पेंस नाम की कोई चीज भी तो है ना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।